लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने पिछले क्लास में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के बारे में बता दिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स करने के पीछे दो बड़ी उद्देश्य थी। सबसे पहला जो उसका उद्देश्य था, पर्पज जो था, स्वराज को स्थापित करना यानी स्वराज को लाना। और दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, जो खिलाफत मूवमेंट यानी जो खलीफा का पोस्ट जो था, खलीफा का जो पद था, अंग्रेजों ने क्या किया था, ख़त्म कर दिया था। तो इस खलीफा के पद को फिर से पुनर्स्थापना करने के लिए तथा स्वराज को फिर से लाने के लिए, ये दो उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कौन आंदोलन को शुरुआत किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को शुरुआत किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं असहयोग आंदोलन। कौन असहयोग, ठीक। तो यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो ये दो उद्देश्य था। अब इन्हीं दो उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स और खिलाफत दोनों को पूरे देश में जनवरी 1921 में क्या किया गया, लॉन्च कर दिया गया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स और खिलाफत मूवमेंट्स कब लॉन्च किया गया, जनवरी 1921 में लॉन्च किया गया। अब कोई भी देश में जब आंदोलन हो रहा है तो उसका प्रभाव अलग अलग जगहों पे अलग अलग पड़ेगा। जैसे गरीब तबके के लोग उस आंदोलन को किस प्रकार लेते हैं, शहर में जो लोग रह रहा है उस आंदोलन को किस प्रकार ले रहा है, कोई वर्कर मजदूर काम कर रहा है कहीं पे तो उस आंदोलन को किस प्रकार का ले रहा है। यानी जितने तरह के जहाँ जहाँ ये खबर जा रही थी कि महात्मा गांधी ने बोला है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स करना है, असहयोग आंदोलन करना है, अंग्रेजों को हम सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर जो टिके हैं उसके मुख्य आधार यही है कि हमने उसको क्या किया, आश्रय दिया है। कहीं ना कहीं हम उस आश्रय को, उस अवस्था को अगर हम छीनेंगे तो अंग्रेज इससे क्या होगा, वीक होंगे, कमज़ोर होंगे। और इससे क्या होगा कि वो कमज़ोर होंगे तो वो हमारा देश छोड़ने पे क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे और उनको छोड़ना पड़ेगा। इससे हमारा स्वदेश भी आ जाएगा, स्वराज भी आ जाएगा। अब आगे अब ये हम देखेंगे कि इस आंदोलन का एनसीएम का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का जो प्रभाव रहा है, टाउन्स में किस प्रकार का रहा है, कंट्री साइड में किस प्रकार का रहा है और प्लांटेशन वर्कर्स को किस प्रकार रहा है। तो एक एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि ये बात आपके दिमाग में छपते जाए। एक कहानी का सीक्वेंस आप पीछे से लेकर चलते रहिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगर जैसे ही पीछे का सीक्वेंस अगर गड़बड़ कर दीजिएगा तो फिर आपको पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठिए तो क्या कीजिए, पहले वाले वीडियो को जो भी लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिया है उसको क्या कीजिए, एक बार रिकैप कर लीजिए, चाहे इसका नोट्स बनाइए, किताब को एक बार अच्छा से रीडिंग दीजिए और तब उसके बाद इस कहानी को धीरे धीरे आगे पढ़िए। और लास्ट में जब मैं एक लेक्चर तैयार करूंगा, एक शॉर्ट लेक्चर तैयार करूंगा, जो पूरे लेक्चर का, पूरे वीडियो का, पूरे पाठ का एक ही मतलब शॉर्ट रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपको दिमाग में फिर से क्या हो जाए, एक तरह से रिवीजन हो जाए। और एक बार क्या करूंगा, मैं लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक, तो देखिए इसमें द मूवमेंट्स इन द टाउन। अब किस मूवमेंट्स की बात किया जा रहा है, ये मूवमेंट्स बात किया जा रहा है एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स की बात किया जा रहा है कि टाउन्स में किस प्रकार का रहा, टाउन्स में किस तरह का इस मूवमेंट्स का प्रभाव रहा। तो पहला चीज़ ये है कि जो शहर की जब बात करें तो हम जानते हैं कि शहर में सबसे ज़्यादा कौन लोग रहता है, मिडिल क्लास। तो शहरों में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने वाले लोग कौन थे, मिडिल क्लास। अब आप बताइए मिडिल क्लास कौन होता है, देखिए तीन क्लास होता है। पहला जो होता है पुअर सेक्शन, जिसको पॉवर्टी लाइन में कहा जाता है, पुअर क्लास हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मिडिल क्लास हो जाएगा, एलिट क्लास। एलिट क्लास रिच सेक्शन के लोग होते हैं। ये मिडिल क्लास जो लोग होता है ना, बीच में पेंडुलम की तरह होता है, इधर पुअर है और इधर क्या है, पूरा रिच है। ये ना पूरा अमीर है ना ही पूरा गरीब है, ये बीच में ही पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मिडिल क्लास में क्या होगा कि अगर इन लोगों के पास पैसा खूब सारा रहेगा तो पूरा रिच की तरह जिंदगी बिताएंगे, डॉब साबुन लगाएंगे, एक से एक हाई ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे। क्यों, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा आ गया है। जैसे ही पैसा खत्म, रुपया खत्म, तो सीधे ये वाला मार देंगे, रिच वाला। और जो रिच वाला है वो रिच पे ही रहता है और जो अमीर वाला है वो अमीर पे रहता है। लेकिन मिडिल क्लास दोनों दोनों तरह रहता है, इधर का भी टेस्ट करेगा और इधर का भी टेस्ट करेगा। ये मिडिल क्लास सेक्शन के लोग होते हैं। तो खैर, शहरों में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले लोग कौन थे, मिडिल क्लास के लोग थे। और मिडिल क्लास में कौन कौन थे, और यहाँ पे देखिए क्या होता है, जितने भी सारे विद्यार्थी हजारों मात्रा में, जो हजारों बच्चे जो स्कूल में नाम लिखवा के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, सभी ने क्या किया, नाम कटवा दिया। बोला कि नहीं, अब हम अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। जितने भी सरकारी टीचर्स थे, गवर्नमेंट टीचर्स जो स्कूल में अपना सेवा दे रहे थे, बोले कि नहीं, हम अब आपके के पास हम जॉब नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, जॉब से सीधे रिजाइन दे दिया। जितने प्रोफेसर जो लेक्चरर थे, उन प्रोफेसर ने क्या किया, जॉब से भी रिजाइन दे दिया। लॉयर जो थे, वकील जो थे, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने भी बोला कि नहीं, अभी हम अंग्रेजों के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बात किया गया और इसका यही उद्देश्य है कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। तो वकील, विद्यार्थी, स्कूल टीचर, ये जितने भी सारे लोग थे, सब क्या किए, अपना पद से क्या करने लगे, रिजाइन देने लगे। बच्चा सब स्कूल छोड़ दिया। अब इतना पैमाने पर होने लगा कि धीरे 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 इसका असर बहुत ही हाई लेवल पर बढ़ने लगा। और तो और जो इलेक्शन जो उस समय में होता था, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, जो भी हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, हर एक 5 साल पर जो इलेक्शन होता है, तो वहाँ उस समय का जो इलेक्शन था, काउंसिल इलेक्शन जो था, इसको भी बॉयकॉट किया गया। नहीं, कोई इलेक्शन कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है, सब इलेक्शन को कैंसिल किया गया। एक मद्रास को छोड़ के जितने भी सारे जो जगह का इलेक्शन था ये सब मतलब कैंसिल कर दिया गया। मद्रास का क्या सिचुएशन था, मद्रास में देखिए इलेक्शन ना कैंसिल करने की वजह दो थी कि पहला ये था कि यहाँ के जो मतलब मेंबर्स थे वो सोच रहे थे कि अगर हम इलेक्शन के माध्यम से ही हम अपना पार्टिसिपेशन को मजबूत किए हैं, अगर हम हमारा पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो फिर हम कर क्या पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि जो ब्राह्मणों को जो एक अधिकार जो मिलता था ये इन लोगों को मतलब इसके माध्यम से मिल गया था। तो एक इसमें एक्सेप्शन में याद रखेंगे कौन, मद्रास जो था जो इस बॉयकॉट में शामिल नहीं हुआ था। बाकी जितने भी सारे विद्यार्थी, स्कूल टीचर, लॉयर्स, ये जितने भी सारे लोग थे, काउंसिल इलेक्शन का मेंबर जितना भी था, सबको बॉयकॉट किया गया। सब क्या किए, अपना से रिजाइन दे दिए। अब जब इतना चीज़ करेंगे, जब इतना सारा चीज़ होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। आप 2 दिन तक खाना नहीं खाइएगा तो आपके शरीर पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब बताइए कि आप पढ़ना बंद कर दीजिए और तब जाके एग्जाम दीजिए, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके एग्जाम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हर चीज़ का कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसका कुछ ना कुछ आपके ऊपर तो इफेक्ट पड़ना चाहिए। अगर मेरे पढ़ाने से आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि होती है तो समझेंगे कि हाँ मेरा इफेक्ट एक तरह से सही रहा, प्रभाव मेरे एक रहा। तो निगेटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो इतने सारे लोग जो है, बच्चा सब स्कूल छोड़ रहा है, टीचर सब अपना पोस्ट रिजाइन दे रहे हैं, लॉयर सब छोड़ दे रहा है सब पोस्ट, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा, यानी इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट्स, इसका क्या इफेक्ट पड़ा। इसका देखिए क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। दूसरा चीज़ कि इतना चीज़ तो हो ही रहा है, तो फिर जब ये सब चीज़ छोड़ेगा लोग तो कहीं ना कहीं इसको इकोनॉमिकली क्या होगा, एक तरह से वीक होगा। इकोनॉमिकली क्या होगा, वीक होगा। जैसे अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा था, अब वो पढ़ाना बंद कर दिया तो घर के लोगों का खर्चा कैसे चलाएगा। बच्चा सब स्कूल जाना छोड़ दिया तो फिर बच्चा सबको स्कूल जाने के लिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन तो होना चाहिए ना। अगर मैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, अब मुझे पता चला कि नहीं मुझे इस स्कूल में अपने बच्चे को इस स्कूल में नाम नहीं लिखवाना, नाम कटवा देना है, तो मेरे पास कोई ना कोई अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए ना कि हाँ भाई चलो कोई ना कोई अल्टरनेट ऑप्शन है। देहात साइड में क्या होता है, जब एक बीवी झगड़ा करती है अपने पति से तो उसके पास अल्टरनेट ऑप्शन होता है क्या, कि मायके चले जाएगी, है कि नहीं। लेकिन अरेंज मैरिज में तो ऐसा होता है, अल्टरनेट ऑप्शन है, क्रोध होकर गुस्सा होकर वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन लव मैरिज में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है क्योंकि वो वहाँ से भाग के आई रहती है, तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, तो यहाँ पर इन लोगों के पास दूसरा ज़्यादा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो और दूसरा चीज़ क्या होगा कि इकोनॉमिक फ्रंट्स पे, यानी एक देखा जाए पैसे वाले रूप में इन लोगों को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। ठीक है, क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, फॉरेन गुड्स, जितने भी सारे विदेशी वस्तुएं थी सबका बहिष्कार किया गया। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा क्या हुआ, लिक्विड सब जो होता है, जितना शराब का दुकान वगैरह सब था सबको पिक्टेट कर दिया गया। पिक्टेट का मतलब क्या होता है कि शराब का दुकान है, वहाँ पे जाके सब कोई खड़ा हो गया, कोई भी अगर व्यक्ति शराब खरीदने जा रहा है, नहीं तुमको शराब नहीं खरीदना है, शराब हम नहीं खरीदने देंगे। क्यों, क्योंकि शराब नहीं बिकाएगा। तो क्या किया गया, लिक्विड शॉप पर ही क्या किया गया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया, नहीं कोई शराब नहीं खरीदेगा, अगर कोई शराब खरीदेगा तो अपने बारे में समझ है, शराब खरीदने ही नहीं देना है। आंदोलन का इतना उग्र रूप बढ़ा कि लोग क्या करने लगे, कपड़ा को भी क्या करने लगे, ला के जलाना शुरू कर दिए। कोई विदेशी कपड़ा नहीं यूज करेगा, चलो पूरा ला के सीधे जलाना, सीधे ला के माचिस का तिल जला दिया, सीधे खत्म, पूरा आग धधक गया, पूरा कपड़ा जला दिया गया। तीसरा चीज क्या हुआ, इम्पोर्ट हार्प्स। अब जब ये सब सारा चीज हो रहा है, कोई विदेशी वस्तु का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, विदेशी वस्तु को जलाया जा रहा है, इतने लार्ज स्केल पर सब लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, जो इम्पोर्ट होता था, देखिए इम्पोर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा देश है, अगर किसी दूसरे देश से कोई सामान हमारे देश में आएगा तो इसको हम इंपोर्ट कहेंगे। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। दूसरे देश से जब हमारे देश में कोई सामान आता है तो ये हमारे लिए इंपोर्ट हो गया, और जब हमारे देश से दूसरे देश में कोई सामान जाएगा तो हम इसको कहेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट निर्यात करना। तो यहाँ पर जो इंपोर्ट जो था ना, जितने भी विदेशी वस्तुएं जो बाहर विदेश से आ रही थी भारत में, उसका क्या हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया, घट के आधा हो गया। कब, 21-22 में, क्योंकि ये जो क्रांति जो था, मूवमेंट जो था 1921 में ही शुरुआत हो गया था। तो इसका प्रभाव उसी समय में देखने को मिल गया कि जितने भी इंपोर्ट जो था, कपड़ा जो आ रहा था, सब हाफ हो गया, क्योंकि और कोई बिकाएगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे लाने से क्या फायदा। तो वही चीज़ हो गया यहाँ पे। दूसरा चीज़ क्या है, इसका वैल्यू गिर गया, यानी 102 करोड़ से घट के कितना करोड़ हो गया, 57 करोड़ हो गया। कोई व्यक्ति सामान को नहीं खरीद रहा है, कोई विदेशी सामान को नहीं खरीद रहा है, विदेशी सामान को बॉयकॉट कर रहा है, तो उसका क्या होगा, वैल्यू गिरेगा। अगर मैं मार्केट में अगर मैं बेचने ले जाऊँ, कोई अगर प्रोडक्ट कोई किसान अगर मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है, सपोज कीजिए वो आलू लेकर गया, पता चला कि आलू कोई खरीद ही नहीं रहा है, किसी भी किसान से कोई भी आलू नहीं खरीद रहा है, तो आलू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जब वस्तु का डिमांड कम हो जाता है, कोई व्यक्ति उसको पूछता ही नहीं है,
तो समझ जाइए कि उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जिस वस्तु का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, मार्केट में रहेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत है, हद से ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है, लोग ज़्यादा उसी चीज़ को प्रेफरेंस देंगे, तो उस वस्तु की कीमत धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है। ये इकोनॉमिक्स का क्या है, बेसिक रूल है। तो जब इन सब सारी चीज़ों को जब किया जा रहा है तो क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है 102 करोड़ से घट के कितना हो गया, 57 करोड़ हो गया। और इसमें क्या हो गया, लोग प्रेफरेंस देने लगे कि भारतीय कपड़ा का ही इस्तेमाल करना है, कोई विदेशी वस्तु को, कोई विदेशी कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोल दिया है कि हम विदेशी वस्तुओं को पूर्ण रूप से क्या करेंगे, चाहे पोस्ट हो चाहे कुछ भी हो, उससे क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देंगे। चरखा काटेंगे, चरखा से भले अपना, भले कुछ भी हो जाए, मेहनत करेंगे, लेकिन हम अपना स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। तो जब इतना सारा चीज़ हो रहा है तो इसका असर, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट, इसका देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इतना तो सारा चीज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं चलिए 102 करोड़ से 57 करोड़ हो गया, इंपोर्ट आधा हो गया है कि नहीं, कपड़ा जला दिया गया, लिक्विड सब सारा चीज़ कर दिया गया, लेकिन इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला, एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। और ये नकारात्मक, ये निगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि ग्रेजुअली स्लो डाउन, धीरे धीरे आंदोलन का प्रभाव कम होने लगा, धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का जो प्रभाव था, इफेक्ट था, धीरे धीरे कम होने लगा, स्लो डाउन, ग्रेजुअली स्लो डाउन। क्यों? इसका रीजन ये था क्योंकि खादी का कपड़ा हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेंसिव होता है। अगर मैं कोई शॉर्ट, अगर नॉर्मली मार्केट से विदेशी ब्रांड से अगर मैं 50 रुपये में खरीद रहा हूँ, वहीं देश में मेरे इंडियन प्रोडक्ट में अगर उसी का कीमत 150 रुपया है, तो कहीं ना कहीं लोग इसी को ना प्रीफरेंस देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो खादी का जो कपड़ा होता था बहुत महंगा होता था, विदेशी वस्तु की जो कीमत थी वो सस्ता होता था। लोगों ने क्या किया, जोश में तो जला दिया, जोश जुनून में क्या किया, जला दिया, लेकिन पता चला कि कोई अल्टरनेट ऑप्शन तो होना चाहिए। अल्टरनेट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जब मैं किसी चीज़ को छोड़ रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है और मुझे पता चला कि इस स्कूल में अच्छा सर्विस नहीं मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा नहीं, मुझे इस स्कूल में अपने बच्चे को नहीं नामांकन कराना है। तो मेरे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे को नाम कटवा के किसी दूसरे स्कूल में क्या करूँ, लिखवा सकूँ। तो ये अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं था। अरेंज मैरिज में क्या होता है, अल्टरनेट ऑप्शन होता है। अरेंज मैरिज जब भी होगा तो देखिएगा अल्टरनेट ऑप्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीवी जब भी अपने पति से झगड़ा करेगी तो वो नाराज होकर क्या चले जाती है, मायके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम झगड़ा करेंगे तो मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन है। लेकिन लव मैरिज में अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होता है, वो झगड़ा करेगी, उसको झगड़ा करना, अगर मजबूरी में अगर उसको झगड़ा भी करना पड़ेगा तो वो जा ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, घर छोड़ के भागी है, अब फिर दोबारा उस घर में जाएगी नहीं, टांग तोड़ देगा लोग। तो समझिए यहाँ भी यही चीज़, लव मैरिज वाला सिचुएशन हो गया है। इन लोगों के पास दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं। जूस जूस में इतना सारा कांड कर दिया, तो ये क्या होता है, खादी तो महंगा है, ठीक है, मास प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिल की कमी है। उतना बड़ा हाई लेवल पर उस समय में बड़ा मिल ही नहीं था। एक टिस्को और टाटा वगैरह सब कंपनी भी थी, तो उतना हाई लेवल पे समझिए कि प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, तो मास प्रोडक्शन का अभाव था, खादी का कपड़ा महंगा था, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन कोई था ही नहीं। मान लेते हैं हम, अगर हम इलेक्शन को अगर हम कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं, हम आपका इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना है, तो भाई हमारे पास भी तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो हमारे देश को एक रन कर सके। आपके पास खुद कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है और आप इसका क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, तो फिर भी आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन तो बचा ही नहीं, तो फिर क्या कीजिएगा। अब इतना सारा चीज़ होने के बाद जब धीरे धीरे लगा लोगों की भाई अब तो हमने जोश जोश में सारा चीज़ तो कर ही दिया है, अब हम करें तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। परिवार के लोग भूखे मरने लगे, परिवार के लोग के पास कपड़ा ही नहीं रहा। अब ये हुआ कि धीरे धीरे जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल छोड़ा था, जो जो टीचर स्कूल से रिजाइन दिए थे, उन्होंने क्या किया, दोबारा से उसको क्या करना शुरू कर दिया, ज्वाइन करना शुरू कर दिया, फिर से दोबारा उसमें जाने लगे। और ये इस आंदोलन का जो प्रभाव था धीरे धीरे क्या होने लगा, कम पड़ने लगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मोमेंट्स, यानी इस क्रांति का जो मतलब अलग अलग क्या एक स्ट्रेंथ्स रहा, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। तो टाउन्स में मैंने बता दिया कि कौन कौन सा स्ट्रेंथ्स रहा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। अब आप चलिए मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन से सभी चीज़ों को मैं अपनी भाषा में फिर अच्छे से कर देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एनसीएम के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। इसका प्रभाव जो है शहर में कैसे पड़ता है ये भी मैंने बता दिया कि शहर में जो मिडिल क्लास के जो लोग थे इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किए। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स थे, हजारों मात्रा में जो स्टूडेंट थे स्कूल में जो पढ़ने जा रहे थे, स्कूल से क्या किया उन्होंने, नाम कटवा लिया, बोला कि हमें विदेशी स्कूल में पढ़ना नहीं है, अंग्रेजों की स्कूल में नहीं पढ़ना है। तीसरा इसमें क्या हुआ, जितने भी टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, रिजाइन दे दिया। लॉयर्स जो अपना वकालत कर रहे थे, लॉयर्स भी क्या किए, वो भी अपना रिजाइन दे दिए। जो भी इलेक्शन होता था, इलेक्शन को भी क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। ठीक है, एक मद्रास को छोड़ के। ठीक है, अब इकोनॉमिक फ्रंट पर इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को क्या पड़ता है कि इकोनॉमिक फ्रंट पर ये क्या हुआ कि इन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया।
है कि नहीं, कपड़ों को जलाया जाने लगा, लार्ज स्केल पे पूरे घर से निकल निकल के कपड़ों को जलाया, निकाल निकाल के कपड़े को पूरे बाजार में, बीच बाजार में जलाया जाने लगा। जितने भी लिक्वर शॉप था, शराब की दुकानें थी, शराब की दुकान पर भी क्या किया गया, रोक लगा दिया गया, बोला गया कोई शराब की दुकान नहीं पे नहीं जाएगा, कोई शराब ही नहीं पी सकता है। इतनी सारी चीज़ें होने लगी, ठीक है। तो फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, जिससे इसका वैल्यू गिर के 102 करोड़ से 57 करोड़ हो गया। और तो और इसका जो मतलब आयात निर्यात जो होता है, इंपोर्ट जो होता है, ये आधा हो गया, आधा हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज़, इंडियन क्लोथ्स, लोग इंडियन क्लोथ्स को प्रीफरेंस देने लगे। इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, धीरे धीरे इस आंदोलन का प्रभाव कम पड़ने लगा। क्यों कम पड़ने लगा, क्योंकि इन लोगों के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन बचा ही नहीं था, मास प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था। खादी का कपड़ा अगर इस्तेमाल भी करते थे तो बहुत महंगा था, है कि नहीं, कोई अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन का नहीं था, जिसके वजह से बहुत सारे जो भी टीचर स्टूडेंट वगैरह सब लोग था, सब धीरे 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 फिर से वो अपने पटरी पे जाने लगे। यही चीज़ था। अब हम समझेंगे कि इसके आगे कैसा था। थैंक यू सो मच। चलिए, टॉपिक है रिवेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है देहात। देहात में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का इफेक्ट किस प्रकार का पड़ता है। तो देहात में दो तरीके का देखेंगे, कंट्री साइड में दो, एक हो गया पीजेंट्स के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा और दूसरा ट्राइबल्स के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा। ट्राइबल्स का मतलब होता है जनजाति। जनजाति ये मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और ये लोग जो मुख्य रूप से आश्रय कहाँ होता है, गाँव में होता है। और ये जो पीजेंट्स जो लोग होते हैं ट्राइबल्स के मुकाबले में कुछ ज़्यादा डेवलप होते हैं, और ये लोग कम डेवलप होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज का जो पहुँच जो होता है इन लोगों के पास ईजिली होता है, लेकिन इन लोगों के पास उतना ईजिली नहीं होता है। तो खैर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का जो प्रभाव रहा, ये जो था, मतलब जैसे शहर में तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि हाँ टाउन्स में भी बहुत बड़ा है, जिसमें हम देख भी लिए हैं कि कैसे वहाँ का विदेशी वस्तु को जलाया गया, कैसे वहाँ पे लोग, वहाँ पे पोस्ट से मिडिल क्लास का ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा। लेकिन जो शहर का जो प्रभाव रहा, ये धीरे 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 कहाँ हुआ, ये गाँव में भी आने लगा। अब आते हैं किसानों में क्या। देखिए, अवध एक जगह है, अवध। अवध में एक सन्यासी थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे ना, पहले फिजी देश में इनको इंडेंटर लेबर के तौर पे काम करने के लिए भेजा गया था। इंडेंटर लेबर कौन होता है, बंधुआ मजदूरी होता है, जो ज़बरदस्ती इनसे क्या किया जाता है, काम कराया जाता है। पहले बंधुआ मजदूरी वगैरह सब काम कराया जाता था। तो ये बंधुआ मजदूरी थे, ये सन्यासी जो थे बंधुआ मजदूरी पे काम कर चुके थे। यहाँ पे जो समस्या था, यहाँ पे जो समस्या था, लोगों को अंग्रेजों से नहीं था। देखिए, एक चीज़ समझिए, सबसे पहली बात है कि अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे टैक्स। अंग्रेज पहले, ये अंग्रेज जो है, ये इनको चाहिए था टैक्स। मैं अपना साइड बदल लेता हूँ। देखिए, ये अंग्रेज है, अंग्रेज को चाहिए टैक्स, पैसा चाहिए, रेंट चाहिए। अब ये डायरेक्ट सभी गाँव के पास तो जा ही नहीं सकता, ये सब पूरा गाँव हो गया, ये पूरा क्या है, गाँव है। अब एक एक गाँव से तो मिल नहीं सकता है। अब ये अंग्रेज क्या करते थे, दिमाग लगाते थे कि इस गाँव में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। मान लेते हैं पावरफुल एक आदमी यहाँ है, एक पावरफुल यहाँ है। अब ये बोलते थे इसको, ये काम करो, तुम इन लोगों से टैक्स वसूल करो, इन लोगों से क्या करो, टैक्स, अपने गांव में क्या करो, टैक्स वसूल करो, टैक्स वसूल करो। और जो टैक्स पैसा होगा वो तुम ला कर हमको देना, और जो कुछ इसका परसेंटेज हिस्सा होगा हम तुमको देंगे। तो यही क्या, कौन होते थे, जमींदार होते थे। तो ये जो होते थे जमींदार, जमींदार जो होता था ना, ये इन लोगों का गलत फायदा उठाते थे, किसानों का बहुत बड़ा गलत फायदा उठाते थे। तो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, अंग्रेजों से ना होकर डायरेक्ट किससे थी, जमींदारों से। क्योंकि इनका शोषण जो था ये जमींदार सबसे ज़्यादा कर लेते थे, जमींदार ही सबसे ज़्यादा किसानों का शोषण करते थे। कोई ये बोल रहा था कि मान लीजिए कि टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, काम करो, उसका सारा ज़मीन को ही जब्त कर लो। तो टैक्स नहीं देने की स्थिति में क्या होता था, ज़मीन पूरा जब्त कर लिया जाता था। तो ये बस पैसा के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग किसानों का शोषण सबसे ज़्यादा कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा समस्या जो थी, ये समस्या इन लोगों को ताल्लुकदार और ज़मींदारों से थी। याद रखिए, गाँव में जो समस्या था वो अंग्रेजों से नहीं था। जो ज़्यादा समस्या थी, किससे समस्या थी, ये समस्या थी जमींदार और यहाँ के ताल्लुकदार से। क्यों, क्योंकि जमींदार इनका बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। जमींदार क्या कराते थे, ये बेगारी कराते थे। बेगारी, इंडेंटर लेबर समझा दिए। बेगारी का मतलब क्या होता है कि जितना मान लेते हैं 100 रुपया अगर किसी चीज़ का मजदूरी बन रहा है, आप वहाँ पर 20 रुपया दीजिए, उसका क्या कीजिए, बेगारी कराइए। अच्छा, पैसा मत दीजिए, खाली थोड़ा बहुत खाना भर के लिए दे दीजिए, बस हो गया। यही बेगारी है, बेगारी कराना, ठीक है। इन लोगों से हाई रेंट्स लिया जाता था। किसान अगर खेती कर रहा है तो तुमको रेंट्स देना है, हाई रेंट्स, वो भी ये कम नहीं था, ज़्यादा रेंट्स, ज़्यादा पैसा उन लोगों से लिया जाता था। कोई इन लोगों को अधिकार ही नहीं था, किसानों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, ये डिप्राइव थे। इसलिए ये जमींदार से ज़्यादा क्या होते थे, गुस्से में रहते थे, ठीक है। अब जब इतना चीज़ हो गया, ये सब चीज़ हो गया, तो अब क्या होता है कि इन सभी का बहिष्कार करने के लिए नाई धोबी बंद प्रोग्राम लाया गया। नाई धोबी बंद योजना क्या थी, नाई धोबी बंद योजना ये था कि जितने भी सारे जो बड़े लोग थे, जमींदार थे, चाहे जो उच्च ताल्लुकदार जो लोग थे, उनका जो दाढ़ी, कपड़ा, ये जो जितना भी, जैसे दाढ़ी कौन करता था, नाई लोग करता था। इन लोगों का कपड़ा कौन धोता था, धोबी लोग धोता था। तो इन लोगों ने नाई धोबी पंथ योजना शुरुआत कर दिया। बोला कि नहीं,
अगर इसका जो अगर ये आंदोलन हो ही रहा है तो कोई बात नहीं, हम अब कोई भी चाहे कोई भी जमींदार हो, कोई भी ताल्लुकदार हो, उसका हम बाल ही नहीं काटेंगे, कोई हम दाढ़ी नहीं सेरेंगे। अब कोई व्यक्ति बुला रहा है, कोई जमींदार बुला रहा है कि सुनो चलो मेरा दाढ़ी काट दो, चाहे दाढ़ी बना दो, चाहे केस बना दो, तो नहीं किसान नाई क्या बोल रहा है कि नहीं मालिक हम नहीं बनाएंगे। अब क्या होता है, पूरा इतना इतना बड़ा दाढ़ी इन लोग का हो गया, साफ पूरी तरीके से रोक लगा दिया कि नहीं अब हम नहीं करेंगे। धोबी वैसा ही हो गया, धोबी बोल रहा है कि नहीं हम आप लोगों का कपड़ा ही नहीं धोएंगे। अब ये कपड़ा ही नहीं धो रहा है, इन लोगों का कपड़ा पूरा इसी तरीके से भरते जा रहा है, तो इन लोगों ने नाई धोबी बंद शुरुआत कर दिया है कि नहीं, इतना लार्ज स्केल पर होने लगा। 1920 के समय में जवाहरलाल नेहरू क्या किए, पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा लगा के देख रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं कि बताओ भाई आप लोगों को क्या समस्या है। किसान अपनी सभी समस्याओं को बता रहे हैं कि महाराज देखिए ना, पूरा जमींदार हम लोग को लूट के रख लिया है, थोड़ा सा भी रहम नहीं करता है, मालिक पूरा निर्दयी है, बहुत बहुत खत्म इंसान है। फिर जवाहरलाल नेहरू इस पर घूमे, ठीक है, और जब घूमे तो इन्होंने किसानों के लिए अवध किसान सभा की योजना शुरुआत की। अवध किसान सभा, याद रखिएगा, अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा का गठन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू, और इसमें बाबा रामचंद्र भी थे, ठीक है। और देखते ही देखते धीरे धीरे इसका 300 भाग खुल गया, मतलब 300 इसका इंस्टीट्यूशन खुल गया, 300 300। अच्छा, अब क्या होता है, जब ये सब धीरे धीरे किसान भी क्या होने लगे, फॉर्म में आने लगे, किसानों के पास भी एक तरह से समझिए कि इन लोगों के एक आत्मबल बढ़ने लगा, और बोले कि ठीक है, इतना दिन से हमें जमींदार ताल्लुकदार हम पे शोषण कर रहा था, हमको लूट रहा था, अब समय आ गया है कि इसी में धके हम लोग लपेट देते हैं। इन्होंने क्या किया, इनके घरों पर यानी जमींदार और ताल्लुकदार के घरों पर जाके इन्होंने क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया। जितना भी सारा बाजार जो लगा होता था, सभी बाजारों को लूट लिया गया। तीसरा चीज़ क्या हो गया, इनके जितना भी ग्रेन होर्डेड जो था, मतलब जो भी अनाज वगैरह सब संग्रह करके रखा गया था, उसको भी सब लूट लिया। सब बोला कि नहीं हम इनको अब छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। धीरे 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 इस आंदोलन का इस तरीके का रूप हम इसमें देख लिए, ठीक है। तो पीजेंट्स का समझ में आ गया, पीजेंट्स का क्या सिचुएशन था। चलिए ट्राइबल्स इलाका में देखते हैं, जनजाति इलाका में क्या देखते हैं। जनजाति इलाका में देखेंगे आंध्र प्रदेश का बात है। आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश, ये जो है आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पे एक गुडेन हिल्स था। कौन हिल्स, गुडेन हिल्स, गुडेन की पहाड़ी में यहाँ पे एक गुरिल्ला मूवमेंट शुरुआत हो गया। यहाँ की जो जनजाति थे यहाँ पे गुरिल्ला मूवमेंट शुरू कर दिए। गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब क्या होता है, गुरिल्ला वार का मतलब होता है कि पहाड़ी के इलाकों में क्या होता है कि वहाँ पे छुप छुप कर लड़ाई करने की जो पद्धति है वो गुरिल्ला मूवमेंट्स कहलाता है। उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना सैनिक सामने आया। सैनिक गया लड़ने के लिए, पता चला सामने 2 सैनिक है, फिर पीछे से पता आया 10 सैनिकों ने क्या किया, अटैक कर दिया। तो ये गुरिल्ला वार था। तो ये गुरिल्ला मूवमेंट से इन्होंने शुरुआत कर दिया गुडेन हिल्स में। अब यहाँ पे आखिर इस मतलब ट्राइबल्स में आखिर यहाँ पे आंदोलन क्यों हुआ, इसके मुख्य वजह क्या थे। तो देखिए अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज यहाँ पर भी नहीं बख्शे। इनकी समस्या क्या थी, इनको जंगल में एंट्री करने पर रोक लगा दिया गया। खुद इन्हीं का जंगल, इन्हीं के जंगल में इन्हीं को एंट्री करने पर रोक लगा दिया गया। आप सभी को पता है कि जो जनजाति का जो मुख्य जो घर होता है वो जंगल ही होता है, और इन्हीं को जंगल में क्या किया गया, जंगल के कुछ कुछ हिस्सों में क्या किया गया, लॉक लगा दिया गया कि नहीं अब तुम इस हिस्से में तुम नहीं जा सकते हो, है कि नहीं। अब इनको एंट्री पर अब देखते हैं ट्राइबल्स के साथ क्या होता है, जनजाति लोगों के साथ क्या होता है। देखिए जनजाति लोगों के साथ भी बड़ी समस्या थी। अंग्रेजों ने इन लोगों को भी नहीं बख्शा था, इनके भी जीवन में, और ये अपने ये लोग अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली पूर्वक से बिता रहे थे। इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अंग्रेज जाके इनके जीवन में घुस कर भी क्या किया, समस्या पैदा कर दी है। और देखिए ट्राइबल्स मूवमेंट का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश का जो जगह है, आंध्र प्रदेश एपी, आंध्र प्रदेश यहाँ पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे गुडेन हिल्स की पहाड़ी है, और यहाँ पे जो ये मूवमेंट शुरुआत किए थे, उस मूवमेंट्स का नाम था गुरिल्ला मूवमेंट्स। गुरिल्ला मूवमेंट्स, गुरिल्ला आंदोलन शुरू कर दिए। गुरिल्ला आंदोलन का मतलब क्या होता है, जब पहाड़ों के बीच में जब व्यक्ति कोई, ये लोग रहते हैं इतना पहाड़ के मतलब प्राकृतिक चीज़ों को, मतलब वहाँ के जो ज्योग्राफी का जो होता है पहाड़ी एरिया का, ये लोग बहुत अच्छा से ज्ञान रखते हैं। दुश्मनों को एंट्री समझ में आ जाता है कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से लड़ना है। तो इन लोगों को एक तरह से प्लस पॉइंट होता है पहाड़ी इलाकों में इस मूवमेंट्स को शुरुआत करना। तो फिर इन लोगों के साथ समस्या क्या था, आखिर इन लोगों को अंग्रेजों से क्यों चिढ़ था, जबकि ये रहते हैं जंगल में, गांव में तो रहते नहीं, शहर में रहते नहीं, ये तो चीज़ समझ में आता है। तो फिर ये जंगल में रहने वाले लोग आखिर अंग्रेजों से क्यों उलझ गए। और अंग्रेजों ने क्या किया था, इनके ही जंगल में क्या किया था, कुछ कुछ जगहों पर एंट्री करने पर रोक लगा दिया था, क्लोज बंद कर दिया कि नहीं तुमको इस अब में एंट्री नहीं करना है। और तो और यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स होता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, लकड़ी हो गया, टिम्बर वगैरह सब हो गया, इसको काटने पर भी रोक लगा दिया गया। नहीं तुम जंगल की लकड़ी नहीं काट सकते हो, जंगल का कोई फल नहीं खा सकते हो, जंगल में यहाँ पर तुम्हारा एंट्री करना माना है। अब ये बताइए, जनजाति का सबसे बड़ा जो मुख्य आधार जो होता है, ऑक्यूपेशन होता है, वो जंगल के ही प्रोडक्शन पे क्या होता है, डिपेंड रहता है। और इन्हीं चीज़ों पर रोक लगा दिया गया, तो फिर इनकी मतलब व्यवसाय कैसे चलेगा, इनका जीवन यापन कैसे होगा।
अब ये सारी समस्या क्या होने लगी, उभरने लगी। और तो और क्या किया इन्होंने, जो भी मतलब जो रोड बनाया जा रहा था, जंगल जो रोड का मतलब अंग्रेज जो रोड का निर्माण जो कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे, जब रेलवे लाइन बिछाया जाता था तो होता ये था कि इन लोगों के साथ जबरदस्ती बेगारी करके इन लोगों से जाकर काम कराया जाता था। रोड बिल्डिंग में इनके हाथ शरीर में पूरा सिक्कड़ बांध दिया जाता था, ऊपर से चाबुक रहता था, मार मार के इन लोगों को जबरदस्ती रेलवे लाइन पे काम कराया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई व्यक्ति मर भी गया तो उसको उठा के वहीं पे फेंक दिया जा रहा था। तो ये सब समस्या थी इन लोगों के साथ। अब इन सभी समस्याओं के बीच में उस समय में एक हीरो उभर के आता है इन लोगों के बीच में, जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ये व्यक्ति का नाम याद रखिए, अल्लूरी सीताराम राजू। ये ट्राइबल्स के बीच में हीरो था और ये अपने आप को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। ये खुद को कहता था कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, इनकारनेशन ऑफ गॉड। ये अल्लूरी सीताराम राजू खुद को कहते थे कि मैं तो ईश्वर का अवतार हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेजों को पूरी तरीके से छक्का छोड़ा दूंगा, ठीक है। और ये बोलते थे, ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभाव थे, इनके ऊपर महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। बोले कि नहीं, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस अंग्रेजों को यहाँ से निकलना जरूरी है, अंग्रेजों का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, खादी के कपड़ों का इस्तेमाल। अपने जो ट्राइबल्स जो जनजाति जो लोग होते हैं उनमें ये मोटिवेट करते थे कि नहीं, आप लोग खादी का कपड़ा इस्तेमाल कीजिए, कोई अंग्रेजों का प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। और तो और ये शराब पीने पर भी रोक लगा दिए थे, बोले थे नहीं, महात्मा गांधी सही कहते हैं कि शराब किसी को नहीं पीना है। ये भी बोलते थे, घूम घूम कर लोगों को समझाते थे कि नहीं, शराब पीना हमारे लिए हानिकारक है, शराब को हमें दूर रहना चाहिए, शराब से दूर रखना चाहिए, हमें खुद को दूर रखना है, शराब नहीं पीना है, इस पर। और तो और लेकिन इनके अंदर एक चीज़ की, महात्मा गांधी के सभी सिद्धांत तो सही था, सिर्फ एक सिद्धांत को इन्होंने पालन नहीं किया। अल्लूरी सीताराम राजू ये मानते थे कि अगर अंग्रेजों से जीतना है, अगर अंग्रेजों को भगाना है, तो उसके लिए नॉन वायलेंस नहीं, वायलेंस पद्धति अपनाना पड़ेगा, वायलेंस करना पड़ेगा, बिना हिंसा का कुछ नहीं हो सकता है। तो इन्होंने कौन तरीका अपनाया, वायलेंस का। अब ये वायलेंस के तरीके का अपना दिए। अब वायलेंस करेंगे तो क्या होगा कि अपने जो भी इनका जो ग्रुप होता था, ये ग्रुप के साथ कोई भी, अगर यहाँ पे जैसे जंगल में कोई काम हो रहा है, कोई सड़क बन रहा है, अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना क्या किया, चौकी डाला है, ठीक है, 3-4 अंग्रेज यहाँ पर रह रहे थे, पता चला कि कहीं से गए, छुपके से गए, तीनों अंग्रेज को खत्म करके यहाँ पे तोड़ ताड़ के फिर जाके जंगल में घुस गए। अब इससे अंग्रेज भी परेशान होने लगे कि बाप रे बाप, ये तो हम इसको तो बड़ा मतलब इन लोगों को तो हम कमजोर समझ रहे थे, ये तो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। कहीं जंगल का चौकी जो पुलिस वगैरह सब होता तोड़ के सीधे कहीं जंगल में घुस गए, पहाड़ में कहीं गायब हो गए। अंग्रेजों के लिए एक सर दर्द बन गए, बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहे थे। अंग्रेज परेशान हो गए कि इस समस्या से निजात पाना बड़ी जल्दी है। तो अंग्रेजों ने अपना पूरा एड़ी चोटी लगा दिया, किसको पकड़ने के लिए, अल्लूरी सीताराम राजू को पूरा एड़ी चोटी लगा दिया। और फाइनली 1924 में अंग्रेजों ने अपना पूरा मतलब मेहनत करके 1924 में फाइनली अल्लूरी सीताराम राजू को क्या किया, अरेस्ट किया, और 1924 में इनको एक्सिक्यूट कर दिया गया, इनको फांसी दे दिया गया। और इस प्रकार अल्लूरी सीताराम राजू क्या हो गए, कह सकते हैं कि ये शहीद हो गए। लेकिन अपने जनजाति के बीच में एक हीरो की तरह कई मतलब आज भी इसके इतिहास में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अपने आदिवासी इलाकों में ये भी इनको एक तरह से हीरो की तरह देखा गया था। सचमुच ये भगवान के अवतार थे, है कि नहीं। इन्होंने अंग्रेजों से कभी भी डर नहीं मानी और इन्होंने अंग्रेजों को क्या किया, छक्का छोड़ा दिया, है कि नहीं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। यानी गाँव में इसका क्या प्रभाव रहा, तो गाँव में क्या मैंने समझाया, गाँव में मैंने समझाया पहले विलेज में क्या प्रभाव रहा और ट्राइबल्स में क्या प्रभाव रहा। मैंने ये भी बताया कि गाँव में जो था, गाँव में जो थे अवध किसान सभा का गठन किया गया। यहाँ पर थे एक इंडेंटर लेबर के तौर पे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था सन्यासी थे बाबा रामचंद्र, इनका नाम था बाबा रामचंद्र नाम था, ठीक है। यहाँ पे तालुकदार और जमींदारों से सबसे बड़ी समस्या थी। और यहाँ पे नाई धोबी बंद का भी योजना शुरुआत कर दिया। नाई और धोबी जितने भी सारे छोटे छोटे तबके के लोग थे, उन्होंने बड़े लोगों का काम करना बंद कर दिया, बोला कि नहीं, हम लोग का काम नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो ये सब चीज़, मतलब चीज़ों को हम समझ गए। दूसरा की चीज़ हम क्या समझे कि हाँ, कि गोल्डन हिल्स जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ का जो नायक जो है अल्लूरी सीताराम राजू है, जो महात्मा गांधी के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं, सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। खादी का कपड़ा पहनो, है कि नहीं, शराब मत पियो। लेकिन एक चीज़, ये वायलेंस की पद्धति को अपनाते हैं और साथ ही अंग्रेजों से लड़ाई भी करते हैं, उनकी चौकी को लूट लेते हैं, उनको मार भी देते हैं। लेकिन फाइनली 1924 में पकड़ के इनको क्या किया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। और धीरे धीरे फिर आंदोलन का प्रभाव यहाँ पर भी क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा जो है स्वराज इन प्लांटेशन पढ़ना है कि प्लांटेशन के वर्कर का क्या सोच था स्वराज को लेकर। देखिए, स्वराज प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जो अंग्रेज जो थे ना, वो मतलब जो टी की जो खेती होती है, चाय की जो खेती होती थी, यहाँ पर भी क्या किए थे, यहाँ मतलब मजदूरों को ले जाकर यहाँ पर भी ज़बरदस्ती इनसे क्या किया जा रहा था, काम कराया जा रहा था। तो ये टी प्लांटेशन का वर्कर था। तो ये जो ये एनसीएम का जो काम था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का जो आंदोलन था, धीरे धीरे इसका प्रभाव इन लोगों के ऊपर भी पड़ गया। ये लोग भी सोचे कि महात्मा गांधी, इनके पास भी खबर जा रहा है कि हम महात्मा गांधी पूरे देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिए हैं और सभी लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो
तो ये लोग भी सोचे कि नहीं ये अच्छा मौका है अंग्रेजों से बदला लेने का। तो ये लोग भी क्या करने लगे, इस मूवमेंट्स का भी एक तरह से क्या किया इन्होंने, इसमें अपना एक मूवमेंट्स अलग से शुरुआत कर दिया। इन्होंने भी अपना क्या किया, अपना एक अलग से आंदोलन शुरू कर दिया। आसाम जो है, आसाम ये समझिए कि ये पूर्वी इलाका में पड़ता है, ठीक है। ये आसाम का एरिया, इधर ही आसाम है, ये जो है आसाम है। ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, यहीं पे प्लांटेशन वर्कर थे। और ये जो अब आगे क्या होता है इसमें, जो यहाँ के जो वर्कर्स थे आसाम के, ठीक है, इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। देखिए हर व्यक्ति, गांव का लोग हो चाहे ट्राइबल पीपल हो, सब के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। ये लोग स्वराज का मतलब क्या समझ रहा है कि राइट टू मूव फ्रीली, ये समझ रहा है कि नहीं स्वराज का मतलब ये होता है कि हमें मुख्य रूप से आज़ादी से हम कहीं भी घूम सके। कहीं भी घूमने का मतलब ये होता है कि जब भी हमको मानो जाके घर पे अपने घर वालों से मिलने के लिए कम से कम घर से मिल के चले आए। लेकिन ये लोग क्या किए थे, इन लोगों ने एक एक्ट लाया था, अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में लाया गया था। इस एक्ट का मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति काम से छोड़कर घर नहीं जा सकता, उसको छुट्टी मिलेगा ही नहीं, नॉट परमिटेड है नहीं। मतलब टी प्लांटेशन से इनको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगा। यही कौन एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। चाहे आप कुछ भी हो जाए, मतलब समझिए कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से किसी भारतीय को यहाँ पे छुट्टी मिल जाता घर जाने के लिए, वो भी छुट्टी मिल जाता तो एक दिन में जाकर लौट के चले जाना, 2 दिन में लौट के चले जाना, छुट्टी तो मिलता ही नहीं था। 99% केस में तो इन लोगों को छुट्टी दिया ही नहीं जा रहा था। अब जो व्यक्ति को कैद कर दिया, जिस व्यक्ति को एक काल कोठरी में कैद कर दिया जाए, उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या हो सकता है, उसके लिए आज़ादी का मतलब यही होगा कि हाँ वो काल कोठरी से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। जो व्यक्ति फ्रीली घूम रहा है तो उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि आपका पढ़ाई अगर करने से रोक दिया जाए तो आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या होगा कि नहीं मुझे पढ़ने दिया जाए। तो हर व्यक्ति के लिए आज़ादी का एक सेंस क्या होता है, अलग ही होता है। तो इनके लिए आज़ादी का मतलब ये था, स्वराज का मतलब ये था कि हम लोग फ्रीली क्या कर सके, कम से कम घूम सके, ठीक है। किस एक्ट के तहत ये लोग नहीं घूम सकते थे, और वो एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, जो इन लोग को अलाउ नहीं करता था कहीं भी घूमने के लिए। तो क्या हुआ कि जब ये खबर जब पहुँच गया इन लोगों के पास, तब इन लोगों ने पूरे फॉर्म में आए और बोले कि ये अच्छा मौका है, गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये गांधी जी का प्रभाव रहा है कि पूरे देश भर में, समझिए कि पूरे देश में प्रभाव इनका पड़ रहा है। कहा भी गया है कि हुकूमत बाजुओं के दम पर तो कोई भी कर ले, सच्चा इंसान तो वो होता है जो सबके दिलों पर राज करता है। तो वही बात था महात्मा गांधी में कि हाँ इनका बाजुओं का दम नहीं था, इनका जो दम था एक तरह से प्रेम का दम था, है कि नहीं। इनका जो दम था अहिंसा का, सत्य का, और उसी के बल पे इन्होंने क्या किया, पूरे लोगों को क्या किया था, एकत्रित किया था। फिर जब ये सारे वर्कर्स यहाँ से जब निकल गए, उन्होंने सुना कि हाँ चलो अच्छा मौका है, तो पूरे हज़ारों वर्कर, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, पूरा हज़ारों वर्कर इस प्लांटेशन से क्या होगा, यहाँ से पूरा झुंड बना के निकल दिए। और बिलीव इनका ये मानना था कि गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आएंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमें आज़ादी दिलाएंगे। और ये रास्ते में जा रहे हैं और गांधी जी का जिंदाबाद का नारा लगाते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो रेल का जो लाइन होता है, रेल की पटरी का जो लाइन है, उसी लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, पूरा नारा लगाते जा रहे हैं। अब पैदल चल रहे हैं, पैदल कितना दिन तक पहुंचेंगे, यहाँ से किसी का घर यहाँ है, किसी का घर इधर है, किसी का घर इधर है, इधर। अब ये पैदल चलेगा तो कितना दिन लगेगा, ये बात तो अंग्रेजों को पता तो चल चुकी थी। अंग्रेजों ने जाना कि हाँ ये लोग अपना प्लांटेशन वर्कर्स छोड़ दिया है। अब अंग्रेज इनके पीछे लग गए, ये ज़्यादा दूर निकले भी नहीं थे, गए इन रास्ते में ही इनको क्या किया, पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया और पकड़ के इनको बुरी तरीके से मारा गया, पूरा से मतलब हालत ख़राब कर गया, ब्रुचुअली इनको पीटा गया। पुलिसों ने इनको पकड़ के ब्रुचुअली पीटा, ब्रुचुअली मतलब बहुत ही बर्बर तरीके से, मतलब जानवर से भी बदतर तरीके से इन लोगों को पीटा गया। और फिर लाके इनको फिर से इस प्लांटेशन वर्कर में इनको लाके फिर से बंद कर दिया गया। हालांकि ये अपना घर पे ये पहुंच नहीं सके, ठीक है, नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, यानी ये जो प्लांटेशन वर्कर थे अपने डेस्टिनेशन, अपने घर पे ये नहीं पहुंच सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सब जगह हमने देख रहा है कि हाँ, देख रहा है कि एनसीएम में नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट्स में जो देख रहे हैं कि सब जगह तो ठीक है, धीरे धीरे में पूरा एक जोश, एक गर्मी में तो पूरा शुरुआत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाके क्या हो रहा है, ठंडा पड़ जा रहा है। इसका भी रीज़न क्या है, इसका एक विज़न जो था ना, विज़न, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो एक उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर मैं कहीं बस में बैठता हूँ तो बस में बैठने से पहले मुझे पता होता है कि मुझे किस डेस्टिनेशन पर जाना है। कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में बैठता है तो उसको पता होता है कि हाँ मुझे ट्रेन में बैठना है तो मुझे दिल्ली जाना है, मद्रास जाना है, चेन्नई जाना है, कहाँ जाना है। उसका एक डेस्टिनेशन फिक्स होता है, एक विज़न फिक्स होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई करने का एक विज़न क्या होगा, फिक्स होगा। तो हर व्यक्ति का एक विज़न फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि अंधेरे में कहीं भी तीर चला रहा है, कहीं भी लग जाना चाहिए, नहीं। तो इस आंदोलन का एक जो स्पष्ट विज़न होना चाहिए वो फिक्स ही नहीं था कि भाई ये आंदोलन हो क्यों रहा है। अब आप देख रहे हैं कि टाउन्स में जो आंदोलन हो रहा है, टाउन्स के लोग जो कुछ अलग तरीके से ले रहा है,
ये लोग इन लोग का आंदोलन का मतलब बोला, इन लोग को डायरेक्ट अंग्रेज से ही दिक्कत है। विलेज में, गांव में क्या देख रहे हैं, गांव के लोग के लिए इसका स्वराज का मतलब क्या है कि जितने भी सारे जमींदार हैं, जमींदारों से हमारी आज़ादी मिल जाए। तो ये जमींदार से को लेकर ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं आदिवासी में ट्राइबल पीपुल क्या कर रहे हैं, ट्राइबल पीपुल को क्या समस्या है, ट्राइबल पीपुल का ये समस्या है कि हाँ ये अंग्रेजों से इनको समस्या है कि नहीं, अगर जब तक ये अंग्रेज यहाँ से निकल के चले जाएंगे तो हमारी समस्या क्या होगी, खत्म हो जाएगी। फिर चौथा क्या समस्या है, चौथा समस्या है यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर के लिए। प्लांटेशन वर्कर को क्या लग रहा है स्वराज के मतलब, ये सोच रहा है कि नहीं अगर हमें फ्रीली मूव करने के लिए दे दिया जाए तो ये मेरे लिए यही स्वराज है। यानी हर व्यक्ति स्वराज का मतलब एक अलग, एक पूरा जो देशव्यापी जो एक समझ होना चाहिए, अभी सभी के पास इतना विकसित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण एक विजन स्पष्ट नहीं होने के कारण धीरे धीरे ये आंदोलन का प्रभाव क्या होने लगा, कम पड़ने लगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि स्वराज का डिफरेंस मीनिंग था। और तीसरा चीज़ ये हो गया कि इसमें जितने भी सारे मतलब एक सोच जो था सभी का, एक तो अलग अलग मतलब क्राइटेरिया से चल ही रहा था। अब महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको नॉन वायलेंस का सहारा लेना है, अहिंसा करना है, अहिंसा करना है। हो क्या गया कि यूपी में एक जगह है, देखिए यूपी में, यूपी बिहार के ही बगल में है यूपी में एक जगह है गोरखपुर है। गोरखपुर में एक जगह पड़ता है चौरी चौरा, ठीक है, 1922 की घटना है। तो चौरी चौरा में क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक पीसफुल प्रोसेसन चल रहा था और यहाँ पर भी लोग जुलूस निकाल रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे पुलिसों से क्या हो गया, इन लोगों का भिड़ंत हो गया। अब ये जो शांति तरीके से जो आंदोलन किया जा रहा था, ये जल्दी ही वायलेंस का रूप ले लिया। अब वायलेंस का जब रूप ले लिया तो यहाँ की मतलब लोग इतना ज़्यादा आक्रोश में, गुस्सा में थे कि यहाँ के सभी पुलिसकर्मियों को पकड़ के वहीं के जेल में 22 पुलिसकर्मी थे, इनको पूरे को क्या किया गया, पूरे जेल में बंद करके बाहर से लॉक करके और चारों तरफ से इस मतलब स्टेशन को घेर करके इसी में आग लगा दिया गया। और इस आग की लपट में पूरे पुलिसकर्मी क्या हो गए, जल के मर गए। अब ये जब ये घटना जब हो गया, चौरी चौरा घटना हो गया, ये घटना किसके पास गया, महात्मा गांधी के पास गया। महात्मा गांधी को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उनको अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनको कि ओह, मैंने तो कहा था कि किसी प्रकार का हिंसा नहीं करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने हिंसा करके आंदोलन का जो एक रूप होना चाहिए, एक सही रूप जो होना चाहिए, उस रूप को इन्होंने बिगाड़ दिया। हम इस आंदोलन को एक प्रेम तरीके से, प्रेम पूर्वक तरीके से हम करना चाहते थे, लेकिन इनका ये उग्रवादी रूप कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को एक मौका मिल जाएगा कि इनके ऊपर क्या करे, टॉर्चर करे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के पास एक अच्छा मौका मिल जाता है कि नहीं, ये आंदोलन थोड़े हो रहा है, आप लोग प्रेम से आंदोलन नहीं कर रहे, आपका पीसफुल आंदोलन नहीं है, आप लोग तो सीधे क्या कर रहे हैं, पुलिस को ही अटैक कर दे रहा है। अब इन लोग को एक अच्छा मौका मिल जाएगा इन पर क्या करने के लिए, गोलीबारी करने के लिए। ठीक वही जो 1919 में इन्होंने किया था। फिर महात्मा गांधी को भी अंदर से लग गया कि कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन का रूप क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। बोला कि नहीं, अब इस आंदोलन को हमें यहीं पे क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, जिससे फिर से लोगों के अंदर में क्या होने लगी, गुस्सा पनपने लगे। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।